जो छोटा भी है और बड़ा भी है, और ये बात इस शानदार ग्रह को सोलर सिस्टम का एक खास नगीना बनाती है। जब छोटे चंद्रमा अंदर की तरफ जाते हैं तो छल्लों के कण उनके इधर उधर नाचने लगते हैं। जब कोई चंद्रमा पास से गुजरता है तो छल्लों के ऊपर को उठते हिस्से नजर आते हैं। ये चंद्रमा आपस में कक्षा भी बदलते हैं, यानी इन छल्लों के अंदर काफी गतिविधियां चलती रहती हैं। वैज्ञानिकों का मानना है कि समय समय पर सैटर्न के बर्फीले चंद्रमा टूटकर इन छल्लों को नई सामग्रियां देते रहते हैं। इसका मतलब ये है कि इन छल्लों की बनावट लगातार विकसित होती रहती है। कसीनी के जरिए वैज्ञानिक इस विकास प्रक्रिया को उल्टी दिशा में घुमा सकते हैं, और ये हमें वो नियम सिखा रहा है जिसके जरिए ये पूरा ब्रह्मांड चलता रहता है। हमारे सोलर सिस्टम में मौजूद सभी ग्रह 4 अरब 50 करोड़ साल पहले धूल और गैस की उसी सपाट डिस्क से विकसित हुए थे। एस्ट्रोनॉमर्स को दूर दराज नए तारों के इर्द गिर्द ऐसी ही डिस्क नजर आती है, लेकिन अपने सबसे ताकतवर टेलीस्कोप के जरिए भी हम ग्रहों का बनना नहीं देख सकते, क्योंकि वो बहुत दूर है। लेकिन सैटर्न के छल्ले तो हमारे नजदीक ही हैं। यहाँ एक छोटा सा सोलर सिस्टम हमें बनता हुआ नजर आता है। अगर हम छल्लों को देखें तो हमें ग्रह या कई पिंड बनते नजर आते हैं, लेकिन एक रुकी हुई अवस्था में। ये ऐसा ही है जैसे आपने ग्रहों के निर्माण का चरण शुरू करके उसे रोक दिया हो। कसीनी छल्लों के अंदर बन रही संरचनाओं को दिखाता है। उन्हें छेड़ने की जरूरत नहीं है, उनके साथ कुछ करने की जरूरत नहीं है। ये संरचनाएं तो खुद ब खुद बन जाती हैं। अपने निर्माण की प्रक्रिया के दौरान कैद क्या ये छोटा सा चंद्रमा हमें दिखाता है कि पृथ्वी का जीवन कैसे शुरू हुआ? ये एक ऐसी चीज है जो अनियमित प्रक्रियाओं से बनी हुई लगती है, और ये बात उस चीज की नकल करती है जो एस्ट्रोनॉमर्स को कॉस्मोस में अन्य सितारों के इर्द गिर्द मौजूद प्रोटोप्लैनेटरी डिस्क्स में नजर आती हैं। कसीनी को सैटर्न के चौड़े ए रिंग के अंदर प्रोपेलर जैसी एक अजीब सी संरचना नजर आई। ये छोटे छिपे हुए चंद्रमा के ऊपर रिंग पार्टिकल्स द्वारा रगड़ खाने से बनते हैं। ये पार्टिकल्स चंद्रमा से टकराते हैं और उन्हें अनियमित और सदा बदलती कक्षाओं में भेज देते हैं। कभी ये सैटर्न के नजदीक तो कभी उससे दूर होती है। शायद ऐसी ही शक्तियों ने सूर्य के इर्द गिर्द पृथ्वी की बनावट को प्रभावित किया होगा और इसे संकरी या चौड़ी कक्षाओं में धकेला होगा। सैटर्न के छल्ले हमें यह समझाने में भी मदद करते हैं कि ग्रहों का बढ़ना क्यों रुक जाता है। पैन नाम का अखरोट के आकार का चंद्रमा सैटर्न के ए रिंग के बीच में मौजूद है। पैन के इर्द गिर्द निगलने के लिए काफी बर्फ मौजूद है, तो इसे विशाल होना चाहिए, लेकिन ये बहुत छोटा है। इसका व्यास सिर्फ 32 किलोमीटर है। अगर रिंग पार्टिकल की किसी डिस्क में कोई चंद्रमा मौजूद हो तो आपको लगेगा कि ये तब तक रिंग पार्टिकल छोड़ता रहेगा जब तक ये कोई बड़ा चंद्रमा नहीं बन जाता। लेकिन चंद्रमा अपने आसपास के छल्लों में खाली जगह पैदा करते हैं। तो पैन ने पैदा किया है एनकी गैप और डैफ्निस ने पैदा किया है कीलर गैप। रिंग की सामग्री को अपनी तरफ खींचने के बजाय पैन इसे दूर धकेलता हुआ महसूस होता है। जब चंद्रमा धीमी गति पर चलती सामग्री को बाहर की तरफ धकेलता है तो पैन की ग्रेविटी इन कणों को ज्यादा चौड़ी कक्षा में भेज देती है। पैन की कक्षा में मौजूद तेज रफ्तार वाली सामग्री छोटे चंद्रमा के पास से गुजरते हुए धीमी हो जाती है, जिस कारण ये सैटर्न की तरफ गिर जाती है। इससे पता चलता है कि सितारों के इर्द गिर्द क्यों कई ग्रह बनते हैं, सिर्फ एक बड़ा सा ग्रह नहीं जो इस पूरी सामग्री को ही निगल जाए। इतिहास के ज्यादातर दौर में हम जिस एकमात्र चंद्रमा का अध्ययन गहराई से कर पाए हैं वो हमारा अपना है। इस पर मौजूद कई गहरे क्रेटर्स एक दमदार दास्तान बयान करते हैं। चंद्रमा दम तोड़ चुका है। इन पुराने निशानों को मिटाने के लिए यहाँ न तो कोई जीव है और न ही कोई मौसम। लेकिन दूसरे ग्रहों के इर्द गिर्द मौजूद चंद्रमाओं के बारे में क्या कहा जाए, जैसे कि सैटर्न, क्या वो भी मृत है?
सैटर्न के बारे में हमारा पहला अंदाजा ये था कि उसके चंद्रमा शुरुआती सोलर सिस्टम के ठंडे और बेजान अवशेष होंगे। लेकिन जब हमने ऐसे स्पेसक्राफ्ट बनाए जो इन चंद्रमा तक जा सकते थे, तो हमें पता चला कि हमारा सोलर सिस्टम कितनी विविधताओं से भरा है। पहली नजर में सैटर्न के चंद्रमाओं और हमारे अपने चंद्रमा में कमाल की समानताएं दिखती हैं। रेया और डायोनी अपनी कॉस्मिक मुठभेड़ों के जख्मों के निशान बड़े गर्व से दिखाते हैं, लेकिन यहाँ क्रेटर्स बर्फ से बने हैं, चट्टानों से नहीं। माइमस पर एक जबरदस्त टक्कर की हैरत अंगेज निशानी मौजूद है।